सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जॉइन टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ यूपीएससी के बारे में। डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स चाहते हैं, जिनका भी ग्रेजुएशन हाल ही में हुआ है और चाहते हैं कि हम कुछ यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आपका 12th हुआ है और आप आगे का रोड मैप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन की क्या बेसिकली साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम जब आमतौर पर, मुझे लगता है कि आप शायद यही सोच करके आए होंगे कि आपको आईएएस आईपीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जब भी हम यूपीएससी की बात कर रहे होते हैं तो हमें सीधे सीधे आईएएस आईपीएस ही समझ में आता है, जबकि यूपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही होती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स को भी कंडक्ट करती है, जैसे एनडीएनए का एग्जामिनेशन, सीडीएस वगैरह के एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, और इसके अलावा भी और बहुत ढेर सारे। लेकिन अभी हम जो आप बात करने जा रहे हैं वो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बातचीत करना जा रहे हैं। मैं आपको लास्ट में 753 रूल भी बताऊंगा जो कि मेंस आंसर राइटिंग में काम आता है। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल देखिए, सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे आईएएस बनने के लिए, यानी कि आईएएस या आईपीएस या फिर आईएफएस या आईएफओएस सर्विसेज में अगर हम जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें एलिजिबिलिटी नेशनैलिटी का आ सकता है, या फिर एज लिमिट का आ सकता है, या एजुकेशन का आ सकता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का आ सकता है। ये हम देखेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पेपर कितने स्टेजेस में होता है और उन स्टेजेस में कितने कितने मार्क्स का कौन सा आता है और कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना जरूरी है यूपीएससी एग्जामिनेशन। दूसरा, एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 32 साल तक की उम्र तक के जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी होता है, जैसे ओबीसी के लिए या जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनके लिए ये 35 साल तक जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, अगर और जैसे कि आपने देखा एससी एसटी रीजन के लिए वो 37 ईयर्स तक है मैक्सिमम। तो इन जनरल अगर हम बात करें, जनरल के लिए वो 32 ईयर्स होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपने बीए किया हो सकता है, बीएससी किया हो सकता है, बीटेक किया होता है, मेडिकल में आपने एमबीबीएस किया हो सकता है, कुछ भी। एक आपके पास अपनी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने? जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप 6 अटेम्प्ट को फिल कर सकते हो उसमें। उसके बाद एग्जामिनेशन की फी कितनी होती है? 100 रुपीज एग्जामिनेशन की फी होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो गर्ल्स होती है या जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, और बाकी एससी एसटी के लिए ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी उनसे इसमें किसी तरह का चार्जेस वो भी नहीं लिया जाता। अदरवाइज ये बात करें तो 100 रुपीज होती है किसी भी कैंडिडेट से, मतलब जनरल कैंडिडेट से और जो मेल होते हैं उनमें से, जो कि मैं समझता हूं कि ठीक ठाक है, काफ़ी सही है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, फिजिकल फिटनेस होती है। आईपीएस वगैरह के लिए जब जाते हैं तो उसमें फिर मेडिकल वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो हमारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर एग्जामिनेशन में कैसे होता है, हम स्टेप 1 क्या होता है उसका, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, जैसे यूपीएससी जो है ना, ये कंडक्टिंग बॉडी, मतलब ये लगा लीजिए कि 1926 यानी आज़ादी से पहले से बनी हुई चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भारत आज़ाद भी हुआ उसके बाद भी उस समय से कुछ सेवाएं चली आ रही थी, जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होंगी जिसमें पूरा नियंत्रण केंद्र का होता है। जैसे आपने सुना होगा डीजी या डीजीपी जो होते हैं, जो डीजीपी होते हैं बेसिकली वो स्टेट में होते हैं, यानी स्टेट पुलिस का जो मुखिया होता है वो डीजीपी होता है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी कि जैसे कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है, कोई एक स्टेट है, उसका जो मुखिया होता है पुलिस का, जिसके कंट्रोल में सारी पुलिस होगी, वो डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल। और वो डीजीपी कोई और नहीं बल्कि आईपीएस प्रमोट होकर के पहुंचते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो केंद्र शासित होते हैं, नहीं केंद्र के द्वारा शासित होते हैं, यानी केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। और ऐसा इसीलिए किया गया ताकि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, ताकि राज्य और केंद्र में टकराव की स्थिति पैदा हो कभी, तो उससे बचने के लिए जो केंद्र ने ही अपने ही प्रतिनिधि को वहां पर रखा रहता है। ये भारत के संघवाद का नियम है, हम आगे भी जानेंगे इसको एक तरीके से। लेकिन फिर भी हमारी जो इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो 3 तरह के ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर चालू करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसमें आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दूसरा आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। और तीसरा है आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, वो भारतीय विदेश सेवा, वो अलग चीज़ है। फिलहाल ये हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसके प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, प्रीलिम्स के बाद इसका थोड़ा प्रोसेस कुछ अलग होता है बाद में। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यानी कि पहला स्टेप क्या, अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है तो उसका पहला स्टेप आपका होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा। इसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। और इसका जो डिटेल्स होती है आपके सामने दी गई है। 2 पेपर में बेसिकली डिवाइडेड होता है। पहला सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 100 प्रश्नों की संख्या होती है और 200 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और 2 घंटे की आपको टाइम अवधि यानी टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है।
इसके ही साथ उसी समय थोड़ा एक ब्रेक के बाद, उसी दिन थोड़े से एक ब्रेक के बाद, आधे घंटे के ब्रेक के बाद आपका सेकंड पेपर होता है जो कि सीसेट का पेपर कहलाता है। और ये सीसेट मतलब GS2 पेपर भी इसे कहते हैं, अदरवाइज ये एक सी यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 भी से कहते हैं, या फिर ये सीसेट का पेपर होता है। सीसेट बेसिकली आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। इसमें मैथमेटिक्स के छोटे छोटे सवाल आते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं लेवल के, इस तरीके से सवाल, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अनसीन पैसेजेस टाइप के आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है टोटल ओवरऑल। इसमें आपको 33% यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्पेशली हम बात करें, इसकी कट ऑफ नहीं लगती है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है 33%। मैं बात कर रहा हूँ सीसेट एग्जामिनेशन की। जबकि जो GS1 होता है इसकी मेरिट लगती है, मेरिट के आधार पर अगर आपके नंबर सही आए तो होता है। जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 88 के करीब आपकी रिसेंट जो अभी 2024 वाला एग्जामिनेशन हुआ था, इसका अभी आती है, अगले साल आती है लिस्ट वगैरह यूपीएससी की तरफ से, तो 88 जनरल के लिए उसमें वो गया था कट ऑफ। यानी कि अगर किसी के 100 में से 88 से ऊपर नंबर भी अगर 89 नंबर आ रहे थे जनरल में, तो उसने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दिया होता। तो ऐसा कुछ है। तो अच्छा, ये 100 में से नहीं कह रहा मैं, आई एम रियली सॉरी, मैं 200 नंबर में से 89 की नंबर की बात कर रहा हूँ। 100 तो क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, इसकी बात नहीं कर रहा। 200 नंबर में से 80 नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप क्वेश्चंस लगा लीजिए कितने उन्होंने किए होंगे उस आधार पर। नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल होती है, 1/3 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग में, 1/3 अंक का नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले वाले में ऑल दो मेरिट लगती है, लेकिन दूसरे वाले में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको होती है आपको। अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 80 क्वेश्चंस कितने के होंगे आप हिसाब लगाना, तो वही हिसाब के साथ में बैठता है। 2.5 नंबर का इसमें क्वेश्चन होता है। अगर आपने ये GS1 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर दिया, जो कि आपका लगभग मई लास्ट वीक में एग्जामिनेशन होता है, उसको अगर आपने क्वालिफाई किया तो फिर आपको मौका मिलता है पेपर 2 में जाने का। पेपर 2 यानी कि प्रीलिमिनरी स्टेप 2 में जाने का, यानी कि आपके पास अब होगा मेंस का एग्जामिनेशन। मेंस के एग्जामिनेशन में इतने सारे एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है तो आपके उसमें सिर्फ मार्कशीट में लिखा आएगा कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। आपके मार्क्स वगैरह नहीं पता चलेंगे आपको कितने आए थे, वो अगले साल पता चलेंगे। फिलहाल अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको मेंस के लिए आपको मौका मिलेगा। मेंस के लिए जब आप बैठेंगे तो आपके कुछ एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें ये जो 7 एग्जामिनेशन है, ये ऐसे एग्जाम है जिनके मार्क्स जुड़ते हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में आप में वेटेज होता है जिनका। बाकी उसके ऊपर के जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा कि 8वीं अनुसूची में आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि 8th शेड्यूल में किस चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। तो इंडियन 8th शेड्यूल में भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया, 22 भारतीय भाषाओं का। तो इसमें कहा गया कि 22 भारतीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं, उसका पेपर होगा 3 घंटे का, और 300 अंक का पेपर होगा। और इसी तरीके से इसके अलावा अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी कंपलसरी है, और इसके ऊपर आप 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। आप अगर हिंदी माध्यम से है तो आप हिंदी माध्यम को चुन सकते हैं, और ये भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लेकिन एग्जामिनेशन को देना जरूरी होता है, कंपलसरी, लेकिन ये जुड़ते नहीं है एग्जामिनेशन में। उसके बाद जो एग्जामिनेशन में जुड़ेंगे उसमें होगा ऐसे का एक पेपर, यानी एक ऐसे का पेपर, एक GS1 का, फिर GS2 का, GS3 का, GS4 का। तो GS के 4 पेपर तो सीधे सीधे आपके ये हो जाते हैं, एक ऐसे का पेपर 5वां हो जाता है, और बाकी आपके जो ऑप्शनल होते हैं उसके 2 पेपर होते हैं। अब मैं बताता हूं आपको उसका मतलब क्या। सारे पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं, तो 250 × 7 अगर आप करोगे 1750 आपका रिजल्ट आएगा, यानी 1750 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होता है। अभी अच्छा एक बात अब मैं आपको बताता हूं, जैसे सामान्य अध्ययन यानी GS1 की अगर हम बात करें, जो जनरल स्टडीज 1 पेपर होता है, इसमें आपके पास हिस्ट्री आता है, और हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर वाला, वो भी इसमें पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर वाला। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक होता है वो भी इसमें पूछा जाता है, ठीक है। इससे मिलते जुलते टॉपिक GS1 में। GS2 की अगर हम बात करें तो GS2 में आपके पास बेसिकली अगर हम बात करें, पहले GS3 की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स इसमें पूछा जाता है, एनवायरमेंटल चीज़ें इसमें पूछी जाती है। इसमें आपका इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड आपका जो पॉलिटी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड सारा का सारा आपका GS2 में पूछा जाता है। GS3 में आपका इकोनॉमिक्स आती है, एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साइंस एंड टेक का भी इसमें पूछा जाता है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो इनोवेशंस रिसेंट हो रहे हैं उस पर बेस्ड बड़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन 4 की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन 4 में आपके पास इथिक्स का पेपर आता है। इथिक्स यानी कि जिसमें आपके पास मतलब इथिक्स आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इथिक्स का क्या मतलब होता है। ये एक तरह से आप समझ जाएंगे इसे धीरे धीरे। इथिक्स मतलब आपकी ईमानदारी वगैरह को देखने के लिए पेपर होता है। मुझे अभी सत्यनिष्ठा, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ पा रहा हिंदी में। इसका ऑप्शनल जो पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर आपके हाथ में है। इसका नाम ऑप्शनल इसलिए नहीं है कि आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ये नहीं। ऑप्शनल ये इस सेंस में कि आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेना चाह रहे हो। जैसे आपने कुछ बच्चे ग्रेजुएशन जिसमें उनकी पकड़ होती है, और पहले ऐसा होता था कि ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 अलग अलग लिए जा सकते थे, लेकिन अब जो ऑप्शनल 1 है वही ऑप्शनल 2 भी होगा, यानी एक ही सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया तो हिस्ट्री ऑप्शनल 1 का अपना सिलेबस है, ऑप्शनल 2 का अपना सिलेबस है, तो वो
हिस्ट्री के दोनों पार्ट्स देगा। कोई मैथमेटिक्स अगर लेता है तो मैथमेटिक्स का ऑप्शनल 1, मैथमेटिक्स ऑप्शनल 2, फिजिक्स ऑप्शनल 1, फिजिक्स ऑप्शनल 2, ऐसे करके आएगा। ठीक है, अभी ऑप्शनल पे मैं अलग से भी वीडियो आपको बनाकर दिखा सकता हूँ, मैंने तो एज अ मैथमेटिक्स ऑप्शनल को ही चूज किया था। अगर हम देखें ये जो चीजें हैं इसमें फिर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें लगभग पूछी जा सकती है। उसमें अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक आपने चीज को बहुत अच्छे से मास्टर किया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा अभी आपको, वैसे मैं इसमें बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा ऑप्शनल पे अगर आप बोलेंगे तो, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही कहूंगा कि जिसमें आपकी मजबूत पकड़ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसमें मार्क्स यूपीएससी में आ रहे हैं, ये देख करके अगर आप लोगे आप कभी भी सक्सीड नहीं हो पाओगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, जिसमें आपकी बेस अच्छा हो, जिसमें आपका 10वीं 11वीं 12वीं से बेस अच्छा हो, जिसमें अपने ग्रेजुएशन में आपका बेस मजबूत हुआ, उसको ही ऑप्शन लेना, चाहे उसमें नंबर मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, ये आप छोड़ देना ये बात। क्योंकि जिसको लोग टफ से टफ सब्जेक्ट कहते हैं उसमें भी AIR 1 आई है, जिसको लोग इजी से इजी सब्जेक्ट कहते हैं उसमें भी लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए देखने के आधार पर नहीं कि इसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ये ले लेना, गलती भूल के भी मत करना। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो 1750 मार्क्स अगर आपके यहाँ थे, अगर मैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ जो अभी रिसेंट जो मैं बता रहा था 2024 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए 729 मार्क्स पे मेरिट लगी है। ठीक है, 729 मार्क्स, ये है एक्सक्लूडिंग इंटरव्यू को हटाकर बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने मेंस के मार्क्स लिए। ठीक है, पहले 800 मार्क्स से ऊपर को अच्छा समझा सकता था, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं माफी भी चाहूंगा अगर मैंने गलत डेटा लिखा होगा, लेकिन इसके ही इर्द गिर्द कहीं तो होगा। ऐसे ही 729 मार्क्स के करीब अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसने मेंस क्वालिफाई कर लिया था, उसको इंटरव्यू का लेटर आ चुका था, ये मतलब हुआ था इसका। ये उस समय नहीं पता चलता, सिर्फ आपको कॉल आता है, आपको ये पता चलता है कि आपको ये नहीं पता चलता आपके मार्क्स कितने हैं, आपको ये पता चलता है कि हाँ आ गए, बाकी आपका एस्टिमेशन होता है जिसके आधार पे आप सोचते हो कि यार थोड़ा मुझे इंटरव्यू में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेंस इतना अच्छा नहीं गया था, हो सकता है मैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन में हूँ, तो उसके आधार पर लोग फिर जाते हैं अपने उसके लिए। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, जो मैं चीज़ें आपसे कह रहा था, ये GS 1 का है, GS 3 का 2 का है, ये GS 3 का है, और हाँ यही गवर्नेंस भी आती है इसमें, मैंने बोला नहीं, उसका सोशल जस्टिस यानी कि जो सामाजिक न्याय वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं ये सब इसी में आती है, पॉलिटी का पार्ट होता है उसमें आती है। बाकी इसमें एथिक्स आता है, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। 250 मार्क्स ईच, ये मैं बता चुका हूँ आपको। एक मिनट, क्या लिखा था ये गलत, अच्छा 4 पेपर, अच्छा ये 4 पेपर का 250 मार्क्स है, बाकी ऐसे को नहीं जोड़ा इन्होंने और ऑप्शनल्स को नहीं जोड़ा हुआ, अदरवाइज उसमें 750 मार्क्स और जुड़ते। फिलहाल ये एक बात हो गई। अगर एक्चुअली मैं ना अभी लेक्चर ही ले रहा था, मैं इवन आपको दिखा भी देता हूँ, मैं लेक्चर ही ले रहा था, मैं आपको बताता हूँ, अभी निकल ही चुकी है, मैं हिस्ट्री का लेक्चर ही ले रहा था एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए ठीक है अभी, अच्छा मैं आपको इसमें कुछ अब जो रही सही बातें होंगी, आप पहले तो अपने क्वेश्चन पेपर में भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता देना कि क्या इसके अलावा डाउट्स आपके हो सकते हैं। अदरवाइज जो मैं समझता हूँ इसके बाद इंटरव्यू का कॉल आता है, और इंटरव्यू का कॉल भी आपका 750 हो गया ना, 225 नंबर का आपका इंटरव्यू, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। 750 में अगर 200 इतना जोड़ोगे तो 5 7 5 12 7 2 9 1 10 और एक कितना देगा 2, 2025 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, मतलब एक समय में, मतलब मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ 50% अगर आप मार्क्स ले आते हो 2000 के तो आप टॉप रैंक करो, आप टॉप रैंक करो, टॉपेस्ट रैंक करो आप, अगर आपके हजार जैसे नंबर आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। अब समझ पा रहे हैं आप, अगर आपके 1100 नंबर आ गए तो फिर आपने टॉप ही कर दिया, बहुत भयंकर काम कर दिया। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है इस एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि हम देखते हैं पेपर टफ आ रहा या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, यही तो बात है। इसमें क्वेश्चंस को छोड़ना है, वही कला है अपने आप में, क्वेश्चंस को छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपका, अगर GS 1 में पेपर आते हैं 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो चाहते ही नहीं है कि आप 100 क्वेश्चंस करो, उन्हें पता है कि इनमें से जो करने वाले क्वेश्चन है वो तो केवल 50 क्वेश्चन है। अगर ये बच्चा 50 क्वेश्चन भी कर दे रहा है तो इसने तोप मार दी, लेकिन चक्करबाजी यहीं पे आती है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि 50 क्वेश्चन कैसे छोड़ लेंगे। लेकिन ये मान करके चलो कि बनाने वाले ने अगर जो 100 क्वेश्चन बनाए हैं उसको पता है कि 50 क्वेश्चन तो मैंने फालतू ही डाले, 50 क्वेश्चन तो फालतू के ही डाल रखे मैंने, ऐसी थोड़ी ना मेरिट 88 पे जा रही है। उन्हें पता है कि उन्होंने डाली ऐसे रखे हैं। अब इसमें बच्चा करेगा 50 क्वेश्चंस में, या तो वो नील छोड़ दे और 50 क्वेश्चन में 100% श्योर हो तो उसके 100 नंबर आ रहे हैं, 88 में मेरिट जा रही है। लेकिन नहीं, पेपर बनता ही ऐसे कि आपको गेस करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे आप कितने साल की आपने मेहनत की हो। लेकिन गैस आपका कितना क्लोज होता है, कितना डेटा बेस्ड होता है, कितना इंटेलेक्चुअल गैस आपका होता है, वो मैटर करता है, वो आपके मार्क्स दिलाता है। कई बार गैस करने पर भी आंसर गलत होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे मैटर करता है कि आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है। वो आपके डेटा जो आपके दिमाग में पहले से आपने पढ़ रखा है साल भर, उसके बेसिस पर होता है। तो ये चीजें होती है। इसलिए इसमें यही एक चीज है जो कि हमें समझनी है कि एग्जामिनेशन में हमें जितना आता है उसी ही चीज को अगर
तरीके से हमने यूटिलाइज कर दिया। इसमें बाउंड्री पर खेलने का गेम होता है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो लेकिन वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ही नहीं निकाल पाता, लेकिन कोई एवरेज करके उसने प्रिलिमिनरी के लायक भी काम कर दिया। प्रिलिमिनरी में टॉप तो मारना है नहीं, वो भी कर दिया। मेंस में उसने मेंस के लायक काम कर दिया, इंटरव्यू में इंटरव्यू के लायक कर दिया। उसने कोई टॉपर्स वाला काम नहीं किया। एवरेज काम अगर कोई करेगा तो वो जीत जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं 50% लाने वाला यहाँ टॉपर कहलाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी, आपको कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इस चैनल में यूपीएससी के से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, हिस्ट्री के लेक्चर्स डालता हूँ, ज्योग्राफी के लेक्चर्स डालता हूँ, पॉलिटी के लेक्चर और मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लेक्चर्स में इस चैनल में डालता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जो भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। अपनी तैयारी करते रहें।